as number of stable ring, as number of stable ring, as number of stable ring increases in complex compound, increases in complex compound, stability also increases, stability also increases due to chelation effect, stability also increases due to chelation effect, also increases due to chelation effect. CrEn whole thrice 3 positive और CrNH3 6 और ये +3। तो यहां पर इसमें देखो है क्या, चलेशन इन पांचों में सबसे बड़ा फैक्टर है। चलेशन हो गया तो फिर हम और फैक्टर देखेंगे ही नहीं। इसके अंदर 3 बाइडेंडेड लिगेंड्स हैं तो 3 चलेट रिंग बन रही होंगी। यहां पर कितनी चलेट रिंग बन रही होंगी? 3। तो ये हमारी 3 चलेट रिंग बन रही है और इसके अंदर 0 चलेट रिंग बन रही है। 3 चलेट रिंग बन रही है, इसके अंदर 0 चलेट रिंग बन रही है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो CrEn होल थ्राइस +3 और CrEn होल ट्वाइस Cl2 और ये पॉजिटिव, तो इसके अंदर 3 चलेट रिंग, इसके अंदर 2 चलेट रिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं COEDTA नेगेटिव, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। यहां पर 5 चलेट रिंग बनेंगी, डेंसिटी -1 होता है, तो यहां पर 5 चलेट रिंग बन जाएंगी, 5 चलेट रिंग, और इसके अंदर 3 चलेट रिंग, तो यहां पर ये ऑर्डर आ जाएगा। बात समझ में आया? लिख लें। चलेशन अफेक्ट, एक लाइन लिखो, चलेशन अफेक्ट, चलेशन अफेक्ट dominates over donation effect,
chelation effect dominates over donation effect unless carbon is donating site, and must involve in synergic bonding. Unless carbon is donating site and must involve in synergic bonding. बात समझ गए? जब तक कार्बन डोनेटिंग साइट नहीं है हमेशा चलेशन इफेक्ट को ही हम सबसे बड़ा मानेंगे कंपेयर टू प्रीवियस 4 फैक्टर्स. तो अगर आपको चलेशन दिख गया तो स्टेबिलिटी हमेशा सबसे ज्यादा मानेंगे. किन किन को छोड़ के? साइनाइड और CO को छोड़ के. यही ऐसे दो होंगे जिनके अंदर कार्बन डोनेटिंग साइट होगा और सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होगी. तो इनके अंदर चलेशन से बड़े फैक्टर डोनेशन हो जाएंगे. क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट लिखो बच्चों. स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. लिखो. स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. Stability of complex compound can also be correlated with formation and dissociation constants as follows. देखो जरा. M+4 है, यहां पर 4L नेगेटिव, ये हमारा ML4 बन गया. ठीक है. और ये होता है हमारा K फॉर्मेशन. ठीक है. इसको हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं. स्टेप वाइज फॉर्मेशन. स्टेप वाइज फॉर्मेशन कैसे? M+4 प्लस L नेगेटिव, ये हमारा ML क्या बन जाएगा? +3. और ये हमारा K1 हो गया. उसके बाद ML+3 प्लस L नेगेटिव, ये हमारा ML2+2, ये कितना हो जाएगा? K2. ML+2 प्लस L नेगेटिव, ये ML3+1. क्लियर है? ये हो जाएगा K3. और ML3+1 प्लस L नेगेटिव, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ML4. ये हो जाएगा K4. इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास ये सब कैंसिल होता जाएगा. तो मेरे पास नेट रिएक्शन तो यही निकल के आ जाएगा. M+4 प्लस 4L नेगेटिव, और ये हमारे पास कितना? ML4, डेट इज K फॉर्मेशन. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, K फॉर्मेशन इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4. इस पर लॉग ले लेते हैं. तो लॉग KF बराबर लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग ऐसा. समझ गए? और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K फॉर्मेशन. आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K फॉर्मेशन.
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K डिसोसिएशन। क्लियर है, समझ गए, लिख लें। चलें, लिख लिया। अब देखो जरा, कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ CFT। MnNS3 6 + 2 FeNS3 6 + 2 और CO कोबाल्ट के साथ तो वैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको, +3। इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग काम करना चाहिए तो ये वीक करता है। एग्जैक्ट यही होना चाहिए, चार्ज भी सेम होना चाहिए, ये तो जानते ही हैं। और ये भी हम जानते हैं कि ये किसका काम करना चाहिए था, वीक का, स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 क्या हो जाएगा, d2, sp3 d2 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, √में 35 बोहर मैग्नेटॉन, ये हो जाएगा। और ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पर sp3 d2 मैग्नेटिक मोमेंट √24 बोहर मैग्नेटॉन, और ये भी हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं COH2O6 + 3, तो COH2O6 + 3 इसके अंदर D2sp3 बन जाएगा। D2sp3 मैग्नेटिक मोमेंट 0, समझ में आ रहा है।
और ये कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, लिख लें। चलें, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिखो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कलर्ड, complex compounds are colored either due to DD transition, or due to charge transfer phenomena, due to DD transition or due to charge transfer phenomena, or due to चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। देखो इधर, ये सीखना है बच्चों, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। डीडी ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो डीडी ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि जैसे TiH2O6+3, TiH2O6+3 is purple color complex, is purple color complex due to DD transition, due to DD ट्रांजिशन। जैसे कि यहां पर वही बैरी सेंटर के अबाउट स्प्लिटिंग हुआ होगा, स्प्लिटिंग होगा, 3 यहां आ जाएंगे, 2 यहां आ जाएंगे, और ये स्प्लिटिंग डेल ऑक्टाहेड्रल। Ti+3 D1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछे बीबीटी से आंसर दो, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात हो या कलर की बात हो तो CFT से आंसर देना है। तो यहां पर होगा क्या, एक फोटोन आया, h न्यू एनर्जी लेके आया, उस फोटोन ने इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, जैसे ही वो ऊपर से नीचे आएगा वापस करस्पॉन्डिंग लाइट एमिट करेगा। ये लाइट अगर विजिबल रीजन में होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड होगा। ये बात समझ में आया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा उसके लिए इस तरीके से कुछ चलता है, वॉयलेट और इंडिगो, उसके बाद ब्लू,
ऑरेंज, रेड, क्लियर है। और यहां से यहां क्या है ये, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है ना, तो एनर्जी भी डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज। जैसे मान लो यहां पर इस तरीके से चलता है, अगर ये येलो कलर का दिखेगा तो उसने इस लाइट को एब्जॉर्ब, कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो एब्जॉर्ब करेगा तो ये दिखेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये दिखेगा। यहां पर ऐसा, ये ऐसा, ऐसी कुछ कहानी चलती है, ऐसी कुछ कहानी चलेगी। आ रहा है आपको समझ, है ना, इस तरीके से कुछ चलेगा। जैसे इसके अंदर डी ट्रांजिशन के कारण D1 से लेके D9 तक के कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड हो सकते हैं। D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, D10 में जगह नहीं होगी, ये बात समझ में आया। और Dn एंड D10-n, Dn और D10-n के पास सेम कलर होगा, Dn और D10-n इनके पास सेम कलर होगा। क्लियर है, समझ गए आप क्या कहा मैंने, लिख लें। इसको ही डी ट्रांजिशन कहा जाता है ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, T2G, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, Eg। कुछ पॉइंट्स लिखो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, complex compound in which metal cation is having, complex compound in which metal cation is having D0 or D10 configuration, D0 or D10 configuration are colorless due to no scope of DD transition, due to no scope of DD transition, due to no scope of DD transition। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if any octahedral or tetrahedral complex is colored, if any octahedral or tetrahedral complex is colored, then it is either due to DD transition
then it is either due to DD transition or due to charge transfer phenomena, Next लिखो, if any square planar complex is colored, then color is only due to charge transfer phenomena, उसमें DD ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट लिखो, color intensity due to charge transfer is more than DD transition, नेक्स्ट लिखो, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना लिखो, मोमेंट्री चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, state of central metal atom or ion, due to shared electron transition, is called charge transfer spectrum. या phenomena is called charge transfer spectrum or phenomena. देखो इधर बच्चों, जैसे MnO4 नेगेटिव है, तो MnO4 नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा MnO4 नेगेटिव ऐसा होता है, ठीक है. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है ना, लेकिन ये क्या है, +7 हो जाएगा तो इसका जेड इफेक्टिव काफी बढ़ जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. तो ये क्या करेगा, थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खिसका लेगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कुछ समय के लिए +7 से +6 हो जाएगा. तो ये ऐसा चल रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन की ताकत तो ज्यादा ही थी तो वापस छीनेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा होगा. तो इस इलेक्ट्रॉन के ऐसे ऐसे घूमने के कारण बॉन्ड बन रहा होगा, इधर खिसक रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा होगा, इसके कारण एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी अगर हमारी विजिबल रीजन में लाई करती है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा. ये बात समझ में आया. तो ये जो होता है ना, पिंक और पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू momentary change oxidation state of manganese from +7 to +6. बात समझ में आया, समझ गए. इसका मैग्नेटिक मूवमेंट MnO4 नेगेटिव का कितना होता है, 0. ये बात समझ में आया. मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, 0 बोर मैग्नेटॉन. और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D3S होता है. D3S का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल. D3S का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल. क्लियर है. तो जैसे बच्चों MnO4 डाइनेगेटिव,
MnO4 डाइनेगेटिव भी अगर हम बात करते हैं तो MnO4 डाइनेगेटिव पर्पल और CrO4 डाइनेगेटिव, Cr2O7 डाइनेगेटिव, क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज, BO4 3 नेगेटिव ब्लू, FeH2O5 NO SO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये, डेट इज ब्राउन। ये मेरे हिसाब से ग्रीन होता है ना। और इसके अंदर ये जो MnO4 इस पर +6 आएगा तो इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो √3 आएगा। समझ में आया? और ये हमारा कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आया? बाकी यहाँ पर ये हमारे कलर्ड ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर को LMCT भी कह दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया जाता है? LMCT। ये लीगेंड से ही तो मैंगनीज की साइड जा रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट इज लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है? समझ गए? लिखेंगे। चलेंगे। लिख लिया होगा। अब जैसे मान लो MCOX K4 FeCN6 K3 FeCN6 K
CtCl3 eta2 C2H4, इसको क्या कहा जाता है? जी सॉल्ट। क्या कहा जाता है? जी सॉल्ट। ये हमारा कलर्ड होगा, इसको कलर्ड कार्बोनाइल कहा जाएगा, कोई भी जनरल लिखा हुआ है ना, ये कलर्ड कार्बोनाइल, CO है ना इसलिए। और ये होगा हमारे पास पेल येलो, पेल येलो सॉल्यूशन, ये होगा येलो सॉल्यूशन, और ये क्या है? येलो। ये हमारे सारे के सारे कलर्ड होंगे, कलर्ड ड्यू टू, इसके अंदर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू दे रहा होगा, तो ये MlCt के थ्रू कलर्ड होंगे, डेट इज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। क्लियर है? इसी तरीके से जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ होगा Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, that is Prussian blue, that is Prussian blue। Prussian blue Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये क्या होगा? टर्नबल्स ब्लू। ठीक है ना? उसके बाद Cu2 FeCN6 चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट होते हैं वैसे, ये भी क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, है ना? इनके जो कलर हैं, कलर्ड ड्यू टू मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इन दोनों में आपस में चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है? लिख लें। जी सॉल्ट है। चलें।
बस अब आइसोमेरिज्म बचेगा हमारा, ठीक है ना, तो 2 लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। नॉमेनक्लेचर तो 2 में ही हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर बहुत छोटा है इसका वो इतना आसान है वो। हाँ वो तो ऐसे ही टाइम पास है। मैं सोच रहा हूँ 3-4 फिजिकल के चैप्टर कंप्लीट कर दूँ नहीं मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जैसे अभी दिवाली में तो 1 महीना है, तो एटॉमिक करा चुका हूँ ना, थर्मो केमिकल आयनिक, ये हो जाएगा थर्मोकेमिकल आयनिक, और हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन भी निपटा दूं, लिक्विड सॉल्यूशन छोटा है ना इसलिए। चलें, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। 3 complex ions Men whole thrice 2 positive M H2O 6 plus 2 M Br6 4 negative have their red, blue and green color in aqueous solution. Red, blue and green color in aqueous solution. Match these ions with their appropriate color. देखो मैं कराऊंगा, जैसे उसने ये बोला है 3 आयंस हैं, उसमें से किसी एक का कलर रेड है, किसी एक का कलर ब्लू है और किसी एक का कलर ग्रीन है, ठीक है, ये वाली कहानी है ना, किसी एक का कलर रेड है, किसी एक का ब्लू है, किसी एक का ग्रीन है। अब एक बात समझो बच्चों यहाँ पे कि जो स्प्लिटिंग होती है ना क्रिस्टल फील्ड के अंदर, वो स्ट्रिक्टली बेस्ड है किस पर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, उसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना उससे लेना देना है। जैसे हमने चिलेशन इफेक्ट को बढ़ा का स्टेबिलिटी के लिए, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये बात समझ में आया। जैसे कोई लिगेंड है जो चिलेशन शो नहीं कर रहा लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो EN से आगे है, तो हम कहेंगे स्प्लिटिंग भी उसने ज्यादा ही की होगी। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो यहां पर इस तरीके से चलेगा ये, जैसे ये है, देखो जरा ये ऐसा वॉयलेट और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 3 कलर कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। तो रेड दिख रहा होगा, ब्लू दिख रहा होगा और ग्रीन दिख रहा होगा। तो यहां पर एक बात पक्की, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इन तीनों में किसके अंदर हुई होगी? EN के अंदर। ऐसा नहीं है इसमें चिलेशन है, चिलेशन का तो स्टेबिलिटी से लेना देना होता है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे होता है। ये जो स्प्लिटिंग है इसके अंदर स्प्लिटिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नो अदर फैक्टर्स, है ना, स्टेबिलिटी में चिलेशन लग जाता है। अब इसके अंदर जैसे आप एक बात सोचो कि अगर मुझे सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग EN के अंदर हुई होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट ऑब्जर्व हुई होगी,
तो सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट इसी ने ऑब्जर्व की होगी, ये समझ में आता है। तो अगर रेड कलर का दिख रहा है तो लाइट ग्रीन कलर की ऑब्जर्व हुई होगी, अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है तो लाइट रेड कलर की ऑब्जर्व हुई होगी, और ब्लू कलर का दिख रहा है तो लाइट ऑरेंज कलर की। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जो लाइट है वो कौन सी है? ग्रीन, जो ऑब्जर्व हुई होगी। अरे आता है समझ? इसका मतलब इसने ग्रीन कलर की लाइट को ऑब्जर्व किया होगा। हाँ, यही तीन ऑप्शन दिए ना मेरे को, ग्रीन कलर की लाइट को ऑब्जर्व किया होगा तो ये किस कलर का दिखेगा? रेड। समझे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर चलता है। अब इन दोनों में इसने ज्यादा एनर्जी की लाइट को ऑब्जर्व किया होगा, ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। अब मेरे पास ब्लू और ग्रीन है, ब्लू जैसा दिखना है तो ऑरेंज, और ग्रीन जैसा दिखना है तो रेड। ऑरेंज और रेड में ज्यादा एनर्जी किसकी है? ऑरेंज की। ऑरेंज की ज्यादा एनर्जी है तो ये ऑरेंज को ऑब्जर्व करेगा तो ये किस जैसा दिखेगा? ब्लू जैसा। और ये किस जैसा दिखेगा? ग्रीन जैसा। क्लियर है? समझ गए? समझे क्या कहा? स्प्लिटिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात समझे? यहां पर इधर से इधर जाते हैं तो ये हमारा डिक्रीजिंग क्या लगता है? फ्रीक्वेंसी, है ना? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग एनर्जी, वेवलेंथ इंक्रीज। लिख लें। क्लियर है क्या कहा मैंने? सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट किसने ऑब्जर्व करी होगी? EN ने। तो आप देखो, अगर ये इस कलर का दिख रहा है तो इसने इस कलर की लाइट को ऑब्जर्व किया होगा, ये इस कलर का दिख रहा है तो ये तो ऑब्जर्व हो रहे हैं कलर। अब क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि वो ऑब्जर्व्ड वाली लाइट की बात कर रहा है या फिर एमिट वाली लाइट की बात कर रहा है। बात समझ में आया? उसके अकॉर्डिंग। और स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरे समझ पा रहे हो? चलें, लिख लिया? देखो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है Fe H2O 5 NO और SO4। तो यहाँ पर ये SO4 डाइनेगेटिव है तो ये +2 है। यहाँ पर जो ये NO होता है ये +1 होता है, और आयरन जो होता है वो +1 होता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये कैसा है? जिसके अंदर आयरन +1 होता है। ये आयरन है, आयरन +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट 3d6 4s1 होता है। 3d6 4s1 होता है तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये हमारा 3d7 और 4s0। समझ गए? तो यहाँ पर ये हमारा ऐसा, और ये हमारा 3d7 है तो ये हमारा ऐसा। क्लियर है? ये हमारा ये रहा, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम होगा ओवरऑल। और ये हमारा 3d है, 4s है, 4p है, 4d है। ये हमारा sp3d2 ये आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट √15, है ना? और लो स्पिन हाई स्पिन के लिए जब ये था तो 5 थे, अभी कितने हैं? 3 है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा आपसे। एक और होता है यहाँ, समझ लो फिर लिख लेना। सोडियम
नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये होता है Na2FeCN5NO। तो इसके अंदर ये +2 है, ये -2 है, ये आयरन +2 होगा, ये +1 होगा। आयरन +2 का मतलब 3d6 हो जाएगा, और ये 3d6 होगा तो ये पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग। ये 3d, ये हमारा ऐसा, ये हमारा 3d हो जाएगा, ये हमारा 4s हो जाएगा, ये हमारा 4p हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पेयरिंग। ये अगर हमारी पेयरिंग हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा? D2sp3। क्लियर है? और मैग्नेटिक मोमेंट 0 और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? लिख लें। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, है ना?